साथियों नमस्कार। आप सभी का डीएम इंस्टीट्यूट यूट्यूब के डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमारी वर्णमाला खत्म हो गई है। अब हम आगे नेक्स्ट शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। शब्दों का वर्गीकरण आज हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वर्णमाला हमारी पूरी हो चुकी है, जिसमें हमने वर्णमाला को बहुत अच्छे से पढ़ा है। सारे वीडियो आपको अवेलेबल हैं। आज जो सारे वीडियो आप आज की वीडियो से पहले सारे वीडियो आपको अवेलेबल हैं। तो उस सारे वीडियो में आपको पूरी वर्णमाला पढ़ाई गई है। उसको एक बार पूरे वीडियो को आप बार बार देखें, अच्छे से देखें, तो आपकी वर्णमाला अच्छी हो जाएगी और आपको निश्चित ही तौर पर वो कहीं ना कहीं आपके लाभ आएगी, काम आने वाली है। इसलिए आप पूरी क्लास को जरूर देखें। ऐसा नहीं कि हम एक दो क्लास को देख के छोड़ दें। हमको पहली क्लास से लेकर लगभग 5 क्लास हैं उसमें, तो पांचों क्लासों को आपको वर्णों का वर्ण जानने के लिए आपको पांचों क्लासें पढ़नी होंगी। वर्ण मतलब वर्णमाला, तो वर्णमाला को जानने के लिए पूरी पांचों क्लासें आपको पढ़नी है। अब हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो साथियों, शब्दों का जो वर्गीकरण है, शब्दों का वर्गीकरण जो हमें पढ़ रहे हैं, उसमें हमको सबसे पहले शब्द के बारे में जानना होगा कि शब्द क्या है। तो सबसे पहले हम साथियों इसमें लिखेंगे कि शब्द, शब्द के बारे में लिखेंगे शब्द क्या है। तो शब्द को लिखने के लिए क्या करेंगे, दो या दो से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों वर्णों के मिलने मिलने से, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से निश्चित निश्चित अर्थ निश्चित अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। तो ये इसकी एक परिभाषा है। शब्दों का वर्गीकरण जानने के लिए सबसे पहले हमें शब्दों की परिभाषा जाननी होगी कि परिभाषा में क्या कहते हैं। तो शब्द को जानने के लिए उसकी परिभाषा जाननी होगी। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से निश्चित अर्थ होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। अब साथियों हम इसमें, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं शब्दों का वर्गीकरण, इसी से एक लाइन खींचते हुए यहाँ से हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। तो शब्दों का वर्गीकरण आपको बता दूं कितना है, 4 प्रकार से किया गया है। यहाँ आप अपने हिसाब से इसको नीचे ये वाली लाइन को नीचे भी लिख लेना, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ डायग्राम टाइप में आपको समझा दे रहा हूँ। क्योंकि थोड़ा क्लास को मुझे ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी बीच में ब्लर हो जाता है, तो आपको हो सकता है वो चीजें समझ में ना आए, इसलिए मेरे ध्यान दोनों जगह रहता है। इसलिए मैं इसको थोड़ा आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमको सबसे पहले आपको जो शब्दों का वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके प्रकारों को जानना होगा। तो सबसे पहला प्रकार है प्रयोग, प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहला आपका किसके आधार पर हो गया, प्रयोग के आधार पर। दूसरा आपका हो गया उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा आपका हो गया रचना, और इसी को आप नीचे लिख सकते हैं व्युत्पत्ति, नीचे आप क्या लिख सकते हैं, व्युत्पत्ति। फिर चौथा आपका हो गया, इसी में चौथा जो प्रकार है वो है अर्थ। तो ये 4 इसके प्रकार है, इसके 4 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। इसका कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से निश्चित अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। उसमें 4 प्रकार है शब्दों के वर्गीकरण में, जो मैंने आपको बताया, प्रयोग, उत्पत्ति, रचना और अर्थ। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से किया गया है। एक मैंने आपको बताया है विकारी, और दूसरा है आपका अविकारी। एक विकारी है और दूसरा अविकारी है। इसी में आपको जो विकारी और अविकारी है, तो एक साइड से अपन समझेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से किया गया है, विकारी और विकारी। अब इसी में जो विकारी है उसको भी 4 प्रकार से किया गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये इसके 4 प्रकार हैं। विकारी के कितने प्रकार हैं, 4। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 2 प्रकार से, विकारी और विकारी।
शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से, प्रयोग, उत्पत्ति, रचना, अर्थ। फिर उसमें 2 प्रकार प्रयोग के हो गए। प्रयोग में 2 प्रकार, उसमें भी विकारी के 4 प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये 4 प्रकार उसके हैं। इसके बाद अविकारी, अविकारी के भी 4 प्रकार हैं आपके, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। इसके बाद दूसरा आपका प्रकार है संबंध बोधक। दूसरा क्या है? संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक। तीसरा क्या है आपका? समुच्चय बोधक। और तीसरा क्या है? समुच्चय बोधक। तीसरा क्या है? समुच्चय बोधक। और चौथा है विस्मयादि बोधक। चौथा क्या है? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक ये धा है, थोड़ा इसको समझने के लिए ऐसे लिखते हैं, विस्मयादि बोधक। तो आपका जो चौथा प्रकार है विस्मयादि, विस्मयाधिक बोधक, विस्मयाधि, धी है, दी नहीं, विस्मयाधि, विस्मयादि, विस्मयाधि ऐसे लिखते हैं, विस्मयादि, 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 विस्मय, विस्मयाधिक, 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 नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा था। तो विस्मयाधिक, विस्मयाधिक, विस्मयाधिक बोधक। ठीक है, तो ये आपके 4 इसके प्रकार हो गए, किसके? अविकारी के। अविकारी के कितने प्रकार हैं? 4। विकारी के भी 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये आपके 4 किसके हो गए? अविकारी के। 4 आपके अविकारी। अब अपन को किसके आधार पे है? उत्पत्ति के आधार पर है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम है, तद्भव है, इसके बाद तत्सम, तद्भव और आपके देशज, देशी या देशज और विदेशज, विदेशज। अब आपको इसको देशी भी लिख लो अपनी भाषा में और इसको विदेशी लिख लो, क्लियर हो जाएगा। लो, तो उत्पत्ति के आधार पर कितने हो गए आपके? 4 हो गए। अब आ जाओ आप रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर क्या होगा? रूढ़, योग रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। ये आपके 4, वो सॉरी 3 रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर हो गए। अब आपको इसमें अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक, निरर्थक, निरर्थक। तो सार्थक और निरर्थक, तो 2 प्रकार से आपका इसके आधार पे भी किया गया है। अब इसमें आपके आते हैं, सार्थक में आते हैं अनेकार्थी, अनेकार्थी के बाद आपके आते हैं पर्यायवाची, विलोम और आपके एकार्थी। आप चाहो तो एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम जैसे भी लिख सकते हैं, और इसी को आप बोलते हैं, इन्हीं में आप लिख सकते हैं इसको सीधी भाषा में, या नहीं लिखना चाहे तो यहाँ लिखते हैं विपरीतार्थी, विपरीतार्थी। और ये आपके होते हैं समानार्थी, समानार्थी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर्यायवाची क्या होते हैं आपके? समानार्थी। तो अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी, विलोम, विपरीतार्थी या विलोम और एकार्थी। तो ये आपके 4 इसके प्रकार है। निरर्थक कोई शब्द नहीं होता, निरर्थक मतलब कोई शब्द ही नहीं है। निरर्थक का मतलब क्या होता है? शब्द ही नहीं है। सब लोग अपन ये पूछ भी सकते हैं कि निरर्थक में कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो निरर्थक में कोई भी प्रकार नहीं होता है, क्योंकि निरर्थक का मतलब ही कोई नहीं है। निरर्थक क्या है? कोई नहीं, शब्द ही नहीं है। तो ऐसे हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रयोग के आधार पर, और प्रयोग में भी हम स्टार्ट करेंगे विकारी शब्द। तो इसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेकिन मेरा कहना है कि आज सब लोग वर्णमाला से स्टार्ट करें, वर्णमाला की सभी क्लास को देखते हुए तब यहाँ तक आए, तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर
समझ में आएंगी। तो आगे हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, ये आपको मैंने बताया है अभी कि हम इसमें आपको पढ़ने वाले हैं, जो आप बता रहे हैं उसमें है आपका विकारी शब्द। तो विकारी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं, और विकारी शब्दों में विकारी शब्दों की परिभाषा, और आगे कौन कौन से विकारी शब्द हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर। तो पहले चार जो हैं वो प्रयोग के आधार पर, दो हैं अविकारी और विकारी और अविकारी, और उसके बाद जो उसमें भी जो डिवाइडेशन है विकारी का, तो विकारी में है चार। तो सबसे पहले विकारी शब्द हम पढ़ेंगे, विकारी शब्द सबसे पहले हम विकारी शब्द पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले जो है आपका यहाँ लिखना होगा अपन को प्रयोग के आधार पर, क्योंकि जो सबसे पहले अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रयोग। प्रयोग के प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सबसे पहले हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। तो प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण कितना है, मैंने अभी यहाँ पढ़ाया भी था आपको, दो। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितना है, दो। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितना है, दो प्रकार से, दो प्रकार। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितना है, दो प्रकार से किया गया है। अब उसमें भी है आपके विकारी और विकारी। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विकारी। मैंने जो बोला था आपको सबसे पहले विकारी, तो विकारी शब्द की आप परिभाषा लिखेंगे और विकारी शब्द को जानेंगे। उसके बाद विकारी शब्दों में जो शब्द दिए हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, तो उसको हम फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको विकारी शब्द की परिभाषा लिखनी होगी। विकारी शब्द क्या है, तो वे शब्द, क्या है, वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जो, वे शब्द जो संज्ञा, वे शब्द जो संज्ञा लिंग, संज्ञा लिंग कारक वचन, वचन, वचन काल, 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 तो वे शब्द जो संज्ञा लिंग कारक वचन और काल, साथ में पुरुष, पुरुष आदि के, आदि के कारण क्या होते हैं, आदि के कारण परिवर्तित, आदि के कारण क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। आदि के कारण क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। आदि के कारण क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। उन्हें हम, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो मैंने बताया कि आपको कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं, तो चार थे, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। लेकिन विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो संज्ञा लिंग कारक वचन काल पुरुष आदि के कारण क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इसके कारण अगर इनमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। इसको अच्छे से याद रखना है कि विकारी शब्द हम किसको कहते हैं, जो प्रयोग के आधार पर विकारियों का दो प्रकार किए गए हैं, उसमें विकारी अविकारी और इसकी परिभाषा। अब तो जो इसमें जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो वर्गीकरण है उसमें दो है, लेकिन उसमें भी विकारी में चार है। विकारी में चार कौन कौन से हैं, एक आपकी है संज्ञा, एक आपकी है संज्ञा, दूसरा है आपका सर्वनाम, सर्वनाम, तीसरा है आपका विशेषण, विशेषण, और चौथा है आपका क्रिया। तो इसमें लिख सकते हैं विकारी, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं कि शब्द कहते हैं विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं।
तो 4 प्रकार के आपको सबसे पहले समझ में आ गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। मैंने आपको बताया था अभी भी कि आप पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ इसमें कि ये 4 इनके प्रकार होते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है आपकी संज्ञा। तो आपको साथियों यहाँ सबसे पहले जो नंबर है, आपको यहाँ एक नंबर करके और संज्ञा को लिखना होगा। संज्ञा, तो संज्ञा सबसे पहले हमें लिखनी होगी। संज्ञा क्या करनी होगी, सबसे पहले जाननी होगी कि संज्ञा संज्ञा क्या है। तो सबसे पहले हमें संज्ञा की परिभाषा जाननी होगी। संज्ञा की परिभाषा जाननी होगी, तो संज्ञा किसे कहते हैं। अब साथियों में संज्ञा की परिभाषा जान उसके बाद हम आगे संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, तो लिखिए साथियों, संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा की परिभाषा या संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो लिखिए साथियों आगे, किसी व्यक्ति वस्तु, आपने ये बहुत छोटे जब क्लास में हम पढ़ते थे तब भी हमने ये बहुत पढ़ी हुई है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वैसी ही परिभाषा है, थोड़ी सी लॉजिकली भी समझ में आ जाती है, वही चीज है, कुछ अंतर नहीं है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, सॉरी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का भाव, ऐसा भी लिख सकते, कोई बात नहीं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भाव भी जोड़ सकते हैं कि भाव आता है उसके आधार पर, लेकिन ये भी एक ठीक है, परिभाषा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का जो भाव आता है उसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, या किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे में है, अब इसमें आपको एग्जाम्पल लिखना है। तो पहले व्यक्ति है, व्यक्ति कौन है, किसी व्यक्ति का राम, राम क्या है, एक व्यक्ति है। ठीक है, वस्तु, वस्तु की बात करेंगे तो फिर पुस्तक, पुस्तक क्या है, एक वस्तु है। इसके बाद स्थान, स्थान हम कोई भी ले लेते हैं, अपना शहर का ही नाम लिख लेते हैं, भिंड, भिंड क्या है, एक स्थान है। तो पहले इसने बोला था किसी व्यक्ति, व्यक्ति राम हो गया, वस्तु पुस्तक हो गई, और स्थान भिंड हो गया, के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा। इसको याद रखना सीधा सा, किसी भी चीज में, कोई भी, जब आप शब्दों का वर्गीकरण, कोई भी शब्द अगर वो किसी का नाम आता है तो वे व्यक्ति जो है वो क्या हो गया, किसी स्थान का नाम आता है तो वो स्थान हो गया, जैसे यहाँ दिया। किसी वस्तु का नाम आता है तो वस्तु संज्ञा हो गई, और किसी नाम, जैसे व्यक्ति का नाम आता है तो जैसे राम है, तो ये व्यक्ति संज्ञा होगी। तो ये तीनों संज्ञाएं हैं, तो इनको में ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति के नाम, स्थान या वस्तु को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी को बोले राम, राम क्या है, एक संज्ञा है, राम क्या है, एक संज्ञा है। ऐसे ही हम बोले दिल्ली तो एक संज्ञा है, ऐसे ही हम बोले मेज तो ये भी एक संज्ञा है। ऐसे याद रखना है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एक नॉर्मल परिभाषा है, कोई उसमें ज्यादा लाग लपेट वाला काम ही नहीं है, आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं और इसको कोई परिभाषा